ये स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड 5 तो कल आपको बता दिए गए थे, 5 तक पूरे करवा दिए गए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1। ओके, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6 भी उसी तरीके से है। इसमें भी क्या बनाना है आपको, पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बनाना है पहले वाले न्यूमेरिकल्स की तरह है, बट यहाँ पे एक कोई एडजस्टमेंट अलग से दिया गया है। और ये एडजस्टमेंट मैं जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा उसके साथ ही समझाऊंगा कि ये अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए न्यूमेरिकल में, क्योंकि अगर आप इस न्यूमेरिकल को रीड करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको इसमें शायद कहीं कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी कि हाँ कोई प्रॉब्लम भी है। देखने पर तो लग रहा है कि ये बहुत ही इजी गोइंग न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो बट जब इसको करेंगे तब इसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो इसके बाद में पता लगेगी जब आप इस न्यूमेरिकल को एक्चुअली में सॉल्व करने बैठेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई दो साझेदार हैं, वे लाभ हानि को 3:2 में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजी 3 लाख व 2 लाख रुपए है। साथ इस संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज और वाई को 1250 रुपये प्रति माह क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी का ब्याज व वेतन का प्रावधान करने से पहले का लाभ कितना दिया गया है, 40,000 रुपये का दिया गया है। और आपको क्या बनाना है, आपको पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो रीडिंग में तो कितना इजी लग रहा है कि प्रॉफिट दिया गया है कितने रुपए का, 40,000 रुपये का। एक आदमी को वेतन देना है 1250 और मंथली, और दोनों पार्टनर्स को पूंजी पर 10% की दर से क्या देना है, ब्याज का भुगतान करना है। तो सवाल पढ़ने में तो बहुत आसान लग रहा है कि इतना इजी न्यूमेरिकल है, करवाने की क्या जरूरत है, हम खुद ही कर लेंगे, मे भी हो जाए ऐसा तुम्हारे दिमाग में आ ही जाए कि हम भी कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। बट इस न्यूमेरिकल को एक्चुअल में करने पर इसकी जो प्रॉब्लम है ना वो समझ में आएगी। और मैं तुम्हें उसी समय बताऊंगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हमें किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या बनाना है हमें, इसके अंदर वही काम करना है। हमें इस न्यूमेरिकल का भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही क्या करना है, ओनली प्रिपेयर करना है। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा चैप्टर मैक्सिमम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पर ही बेस्ड है। डेबिट, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, दिस इज आवर फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट आएगा सीआर साइड में एज पर गिवन, जैसे सवाल में दिया गया है। वो प्रॉफिट हमें सीआर साइड में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट ही नेट प्रॉफिट से होता है। नेट प्रॉफिट है तो सीआर, लॉस है तो डीआर। तो बाय पी एंड एल अकाउंट ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा एनपी नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिया गया है 40,000 का। क्या दे रखा है इसने, नेट प्रॉफिट दे रखा है। ओके, उसके बाद हम डीआर साइड में आते हैं जिसमें खर्चे लिखे जाते हैं। जैसे सवाल में दिया गया खर्चा पूंजी का ब्याज और वेतन है। तो पहले मैंने लिखा टू सैलरी अकाउंट कितनी है, 1250 रुपए मंथली सैलरी है। और हमें सैलरी कितने महीने की देनी है, 12 महीने की देनी है। लिखा हुआ है वाई को 1250 रुपए प्रति माह क्या दिया जाए, वेतन दिया जाए। तो 1250 रुपए प्रति माह की दर से 12 महीने का वेतन कितना बनेगा, 15,000 क्या बन रही है, इसकी सैलरी बन रही है। 15,000 क्या बन रही है, इसकी सैलरी बन रही है। उसके बाद आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी का ब्याज। पूंजी का ब्याज किस किस का, पार्टनर्स के नाम क्या है देख लेते हैं। पार्टनर्स के नाम है एक्स एंड वाई। एक्स और वाई को क्या देना है, पूंजी का ब्याज भी देना है। अब एक्स और वाई की पूंजी का ब्याज कितना है ये देखना पड़ेगा। देखो पूंजी पर ब्याज की दर बताई गई है 10%। ओके, तो 10% ब्याज है। पूंजी कितनी है, एक आदमी की पूंजी है 3 लाख और एक आदमी की पूंजी कितनी है, 2 लाख। एक्स की पूंजी है 3 लाख। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। एक्स की पूंजी है 3 लाख और 3 लाख का 10%, दूसरे की पूंजी है 2 लाख और 2 लाख का कितना परसेंट, 10%। ओके, तो 3 लाख का 10% कितना आएगा, 30,000, और 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000। ये इनका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 30 और 20। अब आप अगर थोड़ा भी गौर करेंगे न्यूमेरिकल पे तो एक बात आपको शायद समझ में आएगी कि तुम्हारा टोटल प्रॉफिट ही 40,000 का है।
तुम्हारा टोटल प्रॉफिट ही क्या है, 40,000 का है, जिसमें से 15,000 का तो तुम वेतन दे चुके हो। 40,000 के प्रॉफिट में से 15,000 तो वेतन के गए, तो 40 में से 15 वेतन के गए, तो मेरा प्रॉफिट तो 25 ही बचा पीछे। 40 में से 15 प्रॉफिट के गया है, 40 में से 15 सैलरी वाले माइनस कर दो, तो पीछे बचे कितने, 25,000 रुपये प्रॉफिट बचे हैं, और तुम्हारा ब्याज ही कितना बनता है, 50,000 रुपये बन रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरे पास प्रॉफिट कम है और पूंजी का ब्याज क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। देखिए अगर सवाल में ऐसा दिया है, ये जो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है ये सवाल की लैंग्वेज पे बहुत डिपेंड कर रहा है। सवाल में दिया है साझेदारी संलेख में व्यवस्था है कि पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाए। तो साझेदारी संलेख में अगर पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो ब्याज देना तो पड़ेगा, क्योंकि लिखा हुआ है साझेदारी संलेख में। बट ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हमारे पास पूंजी पर ब्याज देने के लिए लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लाभ हमारे पास कम मात्रा में है, लाभ हमारे पास बचा ही कम है। तो यदि पूंजी का ब्याज देने के लिए लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं हो, याद रखेंगे, यदि पूंजी का ब्याज देने के लिए लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इस परिस्थिति में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाभों का अनुपात, ब्याज का क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। क्योंकि लाभ कितना है, 40,000, सैलरी माइनस कर दी मैंने कितनी, 15,000, तो मेरे पास बचे कितने, 25,000। ये मेरे पास 25,000 में प्रॉफिट बचा है, जबकि मेरे को इंटरेस्ट देना है 30 और 20 50, तो देना तो 50 है और प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, प्रॉफिट अवेलेबल है मेरे पास केवल 25,000। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि लाभ कम है और ब्याज क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ब्याज का अनुपात निकाल के और उस अनुपात में लाभ का क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। उसी को क्या मान लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेते हैं। मतलब पूरा ब्याज नहीं देते, इन शॉर्ट पूरा ब्याज नहीं देंगे, ब्याज के अनुपात में क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। तो हम अगर इंटरेस्ट का रेशियो निकालें, किसका, एक्स का और वाई का, तो एक्स का इंटरेस्ट था 30,000, वाई का कितना था 20,000, तो रेशियो कितना आया, रेशियो आया 3:2, 3:2 क्या बन रहा है, इनका पूंजी के ब्याज का अनुपात बन रहा है। ये पूंजी का अनुपात नहीं है, ये पूंजी के ब्याज का अनुपात है। ये थोड़ा नोटिस रखेंगे बात कि तुम्हें ब्याज का अनुपात लेना है, पूंजी का अनुपात नहीं लेना, पूंजी के ब्याज का अनुपात। तो ब्याज 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000, 30,000 अनुपात 20,000, मतलब 3:2। 3:2 तुम्हारा क्या आ रहा है, पूंजी के ब्याज का अनुपात आ रहा है। तुम इस बचे हुए प्रॉफिट को इस ब्याज के अनुपात में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 3 और 2 में। तो आएगा कैसे, 25,000 इंटू 3/5, 5 कैसे आया, 3 + 2, 25,000 का 3/5 और 25,000 का 2/5, कितना आ रहा है, इसके आएंगे 15,000, इसके कितने आएंगे 10,000, टोटल कितना हुआ 25 एंड 15 इक्वल टू 40,000। क्या आ गया, तुम्हारे न्यूमेरिकल का एडिशन आ गया, बोथ साइड आर इक्वल विद ₹40,000। तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 6 था। देखो सवाल देखने में बहुत इजी था, बट एक पॉइंट पर जाके सवाल में प्रॉब्लम होगी। देखो मैक्सिमम बच्चे तो क्या करते हैं, 40,000 इधर लिखा, इधर 15,000 की सैलरी दे दी, फिर ब्याज पूरा ही दे दिया 30,000 और 20,000, क्योंकि सवाल में लिखा ही ऐसा है कि ब्याज देना है। तो वो बच्चा सोचता है कि ब्याज देना मतलब दे दो ब्याज जितना बन रहा है, बट तुमने एक बात गौर ही नहीं की कि लाभ कम है। तो लाभ कम है तो फर्म ब्याज कैसे पूरा देगी, फर्म क्या करेगी, ब्याज के अनुपात में लाभ को बांट के क्या दे देगी, ब्याज दे देगी। बोल देगी देखो भाई लाभ कम है तो हम पूरा ब्याज तो दे नहीं सकते, हाँ ब्याज का अनुपात निकाल लेते हैं, उस अनुपात में जिसके हिस्से में जितना ब्याज आएगा उसे उतना ब्याज दे दिया जाएगा। इट्स अवर न्यूमेरिकल नंबर 6। और ये किस टॉपिक पर बेस्ड है, ये इस टॉपिक पर बेस्ड है कि यदि लाभ अपर्याप्त हो, इसे बोलते हैं अपर्याप्त लाभों की परिस्थिति। तो अपर्याप्त लाभों की परिस्थिति में क्या करते हैं कि वेतन वगैरह कमीशन जो भी है वो तो दे देते हैं जिसका देना है, जितना अमाउंट देना है, बट ब्याज जो है उसका अनुपात निकालकर बचे हुए लाभों को ब्याज के अनुपात में क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा सा सवाल है बट अच्छा सवाल है ये, कि एक अलग ही टाइप के एडजस्टमेंट से क्या बनाया गया है, ये सवाल बनाया गया। इसे बोलते हैं अपर्याप्त लाभों की दशा। ये अपर्याप्त लाभ है, अपर्याप्त ये लाभ, तो ब्याज 50 देना है, लाभ 25 है, तो लाभ तो अपर्याप्त हो गया, कम है लाभ। तो लाभ कम हो जाए तो उस दशा में आप क्या करेंगे, ब्याज के अनुपात में लाभों का क्या किया जाता है, वितरण कर दिया
जाता है। ओके, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। और एक बात मैं और बता दूं, आपके स्कूल ग्रुप में अब मैं भी ऐड हूं, तो आपको जो भी होमवर्क दिया जाए आप वो होमवर्क प्रॉपर करेंगे, क्योंकि मैं उसको अब डेली चेक करूंगा कि कितने बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, कितने बच्चे वीडियो सीन कर रहे हैं। ये सारी अब मैं खुद पर्सनली चेक करूंगा, और अगर कोई भी इसमें इरेगुलर है तो मैं उसके घर पे अब इसके लिए कॉल करूंगा। भाई अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूंगा और बताऊंगा कि डेली क्लास चल रही है, वीडियो आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, समझा रहे हैं, सारा काम हो रहा है, होमवर्क भी दे रहे हैं और फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। तब आपको इस मैटर को सीरियसली हैंडल करना है। ओके, चलिए कम टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 भी वही है, P&L एप्रोप्रिएशन। चैप्टर के 9 तक जो न्यूमेरिकल है वो तो P&L एप्रोप्रिएशन पर ही बेस्ड है सारे के सारे सवाल। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 7 देखते हैं। रुचि व प्रशांत एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:1 में क्या करते हैं, लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को उनकी पूंजियां 50,000 व 40,000 रुपये थी। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में लाभ 57,500 रुपये का था और निम्न समायोजन हमें करने हैं। नंबर 1, पूंजी पर 5% की दर से क्या लगाना है, ब्याज लगाना है। रुचि बिक्री पर क्या लेती है, 5% की दर से क्या लेती है, कमीशन लेती है। वो बिक्री कितनी है, 1,25,000 रुपये है फर्म की। प्रशांत का मंथली वेतन कितना है, 250 रुपये मंथली वेतन है प्रशांत का। प्रशांत अपने भवन का फर्म द्वारा प्रयोग करने के लिए 625 रुपया मंथली फर्म से क्या लेता है, किराया भी लेता है। विभाजन योग्य लाभ मतलब जो भी तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% तुम्हें जर्नल रिजर्व में भी क्या करना है, ट्रांसफर करना है। आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इस सवाल में एक नई बात आई है कि प्रशांत अपने भवन का क्या लेता है, मंथली 625 रुपये क्या लेता है, किराया लेता है। मैं आपको 3 अमाउंट बताऊंगा, 3 ट्रांजेक्शन, 3 मदें ऐसी है कि अगर ये 3 मदें सवाल में आ जाएं तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले सवाल का P&L अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जो 3 मदें मैं आपको समझाऊंगा, अगर उन 3 मदों में से कोई भी मद आपके सवाल में आ रही है तो आप P&L से पहले क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी P&L एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे। इन मदों को बोलते हैं लाभों पर भार। ये लाभों पर भार की मदें हैं और लाभों पर भार की समस्त मदें, लाभों पर भार की समस्त मदें P&L अकाउंट में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, न कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक तो होता है P&L एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब होता है नियोजन। तो एक होती है नियोजन की मदें और एक होती है चार्ज की मदें, ना भार की मदें। तो भार की मदें तो आती है P&L अकाउंट में और जो एप्रोप्रिएशन की मदें हैं वो आती हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो 3 मदें हैं। एक तो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कि किसी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है, किसी पार्टनर ने अपनी ही फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है, तो उसका ब्याज लाभों पर भार है। नंबर 2 आता है पार्टनर कमीशन, कि किसी भी पार्टनर को, सॉरी पार्टनर कमीशन नहीं, एक आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, एक आएगा मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कि हम अपने किसी फर्म के मैनेजर को क्या दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं वो। और एक आता है रेंट टू पार्टनर, कि हमने किसी रेंट पार्टनर की कोई संपत्ति क्या ली है, काम में ली है, और संपत्ति के बदले में हम उसे क्या दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं। इन 3 मदों में से यदि आपके प्रश्न में कोई भी मद आ जाए, इन 3 मदों में से आपके प्रश्न में यदि कोई भी मद आ जाए तो आप उस सवाल में क्या बनाएंगे, पहले P&L अकाउंट बनाएंगे। किससे पहले, P&L एप्रोप्रिएशन से पहले बनेगा P&L अकाउंट, उसके बाद क्या बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इन तीनों में से कोई मद आ रही है, इन्हें बोलते हैं लाभों पर भार की मदें। ये हमारे चैप्टर के अंदर एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है कि लाभों पर भार की मदों के नाम लिखिए। तो लाभों पर भार की मदें हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर फर्म ने अपने ही पार्टनर से लोन लिया है तो उसका ब्याज देना ही पड़ेगा, तो मस्ट है तो भार है, और भार है तो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। देखो, एक व्यवसायिक संस्था की जितनी भी मदें चार्ज ऑन प्रॉफिट होती है, मतलब लाभों पर भार की मदें, तो एक व्यवसायिक संस्था की लाभों पर भार की समस्त मदें P&L अकाउंट में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो आप लोगों ने 11वीं क्लास में P&L अकाउंट बनाया है, तो 11वीं क्लास में हम जो P&L अकाउंट बनाते हैं उसमें जितने भी मदें DR में आती हैं वो सब लाभों पर भार है।
अब वो कोई भी हो, वो कमीशन हो, वो रेंट हो, वो डेप्रिसिएशन हो, वो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो, वो प्रोविजन हो, पीपीडी हो, कोई भी मद हो, वो सब लाभों पर भार की मदें हैं। बट हमारे यहाँ पे सारी मदें नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई ये 3 मदें ही ज्यादा काम में आ रही हैं, तो इसलिए मैं 3 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। वैसे मदें ज्यादा हैं, जो P&L के डीआर में आ गया वो सब चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, बट हमारे यहाँ पे यूज किन का हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रॉब्लम को कैरी ऑन करेंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 ही मदें आ रही है। एक तो आ रही है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, एक हो रहा है मैनेजर कमीशन, एक हो रहा है रेंट टू पार्टनर। अगर इन तीनों में से कोई भी मद अगर आपके सवाल में है तो आप पहले P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। P&L अकाउंट बनाने के बाद आप क्या बनाएंगे, अपने सवाल का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो मैं भी अभी आपके लिए पहले सवाल का P&L अकाउंट ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे सवाल में रेंट आ रहा है कि प्रशांत ने अपना भवन क्या दे रखा है, किराए पर दे रखा है, जिसके लिए वो मंथली किराया 625 रुपए क्या ले रहा है, फर्म से ले रहा है, तो आगे ना किराए की मद। तो इन तीनों में से कोई भी आने का मतलब, फर्स्ट वी विल प्रिपेयर P&L अकाउंट, आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, now start numerical number 7 with P&L account because rent to partner is given। साल भर को किराया देना है, तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सवाल का P&L अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो मैं P&L अकाउंट से सवाल को स्टार्ट करूंगा और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा। प्रश्न नंबर 7, P&L अकाउंट चाहे एक मद के लिए ही क्यों ना बने, एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए क्यों ना बने, मगर मुझे वो बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। सवाल स्टार्ट कहां से होता है, सवाल CR से स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। सवाल में नेट प्रॉफिट दिया गया है 57,400 रुपए। ओके, तो बाय NP नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है, 57,400 रुपए का क्या दिया गया है, 57,500 का क्या दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है। और उसके बाद CR में प्रॉफिट आते हैं, तो DR में क्या आते हैं, खर्चे आते हैं। तो खर्च में लिखूंगा मैं टू रेंट अकाउंट, कितने रुपए, 625 इंटू 12, 625 रुपए मंथली किराया दे रहे हैं, तो 625 रुपए मंथली के हिसाब से 12 महीने का किराया कितना बनता है, 12 महीने का किराया बनेगा 7500 रुपए, 7500 किराया बनेगा। अब निकालते हैं बैलेंसिंग फिगर, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर, खाते का जो शेष है उसे बैलेंसिंग फिगर बोलते हुए हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एज ए बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट कितना आएगा देख लेते हैं, एडिशन है 57,500, 57,500 में से कितने गए, 7500 माइनस कर दिए, तो बैलेंस कितना आया, 50,000 रुपए का बैलेंस प्रॉफिट आया, जिसे हम क्या करेंगे, अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये बन गया तुम्हारा P&L अकाउंट, बहुत छोटा बनेगा, एकदम स्मॉल अकाउंट बनेगा, बट एक ट्रांजैक्शन के लिए भी तुम्हें इतना पंगा पहले करना ही पड़ेगा कि तुम पहले सवाल का P&L अकाउंट बनाओ, क्योंकि रेंट P&L की मद है, P&L एप्रोप्रिएशन की मद नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन की मद तो बहुत गिनती की है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का बोनस, जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सिलेक्टेड मदें ही P&L एप्रोप्रिएशन में आती है। इसके अलावा कोई मद है तो उसके लिए हमें अलग से क्या बनाना पड़ेगा, सवाल के अंदर P&L अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट बारी किसकी आएगी, अब आएगी बारी आपके मेन, जो आपको पूछा गया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके न्यूमेरिकल का जो मेन वर्क है वो इसने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको बोला था। नाउ वी विल मूव ऑन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम अब क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, वही पर्टिकुलर अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कहां से होता है, CR साइड से होता है, और बैलेंस क्या आता है, ऊपर वाले अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है ना 50,000, वो इसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। ऊपर वाले खाते का बचा हुआ 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। एंट्री बनेगी कौन से अकाउंट से आ रहा है, P&L अकाउंट से आ रहा है, तो बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में आप करेंगे एंट्री और प्रॉफिट कितना शो करेंगे, 50,000 रुपए का। बैलेंस प्रॉफिट क्या कर देंगे आप इसमें शो कर देंगे। ओके, चलिए अब इतना करने के बाद हमारे सवाल के सारे एडजस्टमेंट 1 बाय 1 क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जैसा जैसा न्यूमेरिकल में लिखा गया है वैसा वैसा आप करते रहें, आप अपना ज्यादा दिमाग यूज मत करें, जैसा सवाल में बोला है वैसा करें। बेसिक कंसेप्ट हमेशा खुद का रहता है कि क्या DR होगा, क्या CR होगा, पोस्टिंग कैसे करनी है, ये सब बातें बेसिक कंसेप्ट है, वो हमें पता रहनी चाहिए।
बाकी न्यूमेरिकल कैसे करना है ये हमेशा एक फिक्स पैटर्न पे नहीं होता, ये चीजें बार बार वेरी करती हैं, बदलती रहती हैं सवाल के हिसाब से। जैसा सवाल में बोला गया है मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि वो मुझे तो ऐसा पता है वैसा नहीं। न्यूमेरिकल में जो लिखा है बस वो कर दें, आपका न्यूमेरिकल अपने आप ही सही हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट खुद का रहता है और सॉल्यूशन कैसे करना है वो जैसा अगला पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट में कह रहा है कि सभी साधनों को पूंजी पर 5% की दर से क्या देना है, ब्याज देना है। तो पूंजी का ब्याज तो खर्चा है, खर्चा है तो कहां जाएगा, डीआर में जाएगा। हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाम क्या है इनके, नाम है रुचि और प्रशांत, तो रुचि एंड प्रशांत। अब कितना कितना देना है, रुचि को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, दोनों को क्या देना है 5% देना है। पूंजी है 50,000 और 40,000, तो 50,000 का 5% कितना आएगा 2500, और उसके बाद 20,000 का भी कितना निकालना है 5% निकालना है, ये आएगा 20 तो 40,000, 40,000 का 5% कितना आएगा 2000 आएगा, ये आएगा 4500 क्या आ गया, इन दोनों का पूंजी का ब्याज आ गया। उसके बाद लिखा है रुचि बिक्री पर क्या लेगी, 2% कमीशन भी लेगी। और बिक्री कितनी दी गई है, बिक्री दी गई है इसकी, बिक्री दी गई है इसकी 1,25,000, 1,25,000 रुपये हमें क्या देना है, इसको कमीशन भी देना है। तो टू कमीशन कितना 1,25,000 की बिक्री पर कितना परसेंट कमीशन बता रहा है, ये 1,25,000 की बिक्री पर 2% क्या बताया जा रहा है, कमीशन बताया जा रहा है। तो 1,25,000 का क्या निकालेंगे हम, 2% कमीशन भी निकालेंगे। 1,25,000 का 2% क्या देना है, कमीशन देना है, कितना आएगा 2,500 रुपये क्या आ गया इसका कमीशन आ गया, 1,25,000 का 2%। ओके, उसके बाद ये लिख रहा है प्रशांत को 250 रुपये मंथली क्या देनी है, सैलरी भी देनी है। तो टू सैलरी अकाउंट 250 रुपये मंथली देनी है, कितने महीने की देंगे, 12 महीने की देंगे ना सैलरी, 250 रुपये मंथली के हिसाब से 12 महीने का क्या देना है, वेतन देना है। और 12 महीने का वेतन कितना बनेगा, 3,000 क्या बनेगा इसका 12 महीने का वेतन बनेगा। ओके, जैसा सवाल में लिखा है वैसा ही कर रहे हैं। पूंजी का ब्याज 50,000 का 5% 2,500, 40,000 का 5% 2,000, कुल ब्याज हुआ 4500। कमीशन देना है रुचि को सेल पर 2%, सेल है 1,25,000, उसका 2% निकाल के कितना आ गया 2,500 आ गया। सैलरी देनी है प्रशांत को 250 रुपये मंथली, तो 250 रुपये मंथली के हिसाब से 12 महीने का वेतन कितना बनेगा 3,000 बनेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि फर्म अपने विभाजन योग्य लाभ का 10% किस में ट्रांसफर करेगी, विभाजन योग्य लाभों का 10% फर्म जो है वो जर्नल रिजर्व में भी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। अब विभाजन योग्य लाभ कितना है ये देखना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है ये चेक करना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब सीआर और डीआर का अंतर ही होता है। तो सीआर में तो एक ही अमाउंट है 50,000 की, ये लीजिए सीआर के अमाउंट तो 50,000 आ गए। सीआर में से डीआर के अमाउंट क्या कर दो, माइनस कर दो। सीआर में से अगर तुम डीआर के अमाउंट माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या बनेगा, तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट तो बनेगा। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रुपए का प्रॉफिट है, कितने रुपए प्रॉफिट बचेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीआर डीआर का डिफरेंस निकालना है। तो देख लीजिए 4 और 2 6, 7, 7 और 3 कितने हो गए 10,000 रुपए हुए। तो आपको क्या करनी है 10,000 रुपए इसमें से माइनस करने हैं। ये लो बचे कितने 40,000 रुपए, तुम्हारा क्या आ गया डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। सीआर का योग कितना है 50,000, डीआर का योग है 4 2 6 6 7 7 एंड 3 10। तो 50,000 में से 10,000 क्या कर दिया माइनस कर दिया, कितना बचा 40,000 बचा। इस 40,000 का 10% किसमें जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। 40,000 इंटू 10% लिखा हुआ है ये। अगर वो 5% कहता तो मैं 5% ट्रांसफर कर देता। उसने लिखा है 40,000 का 10% कितना आएगा 4,000 रुपए क्या कर दिए मैंने जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर दिए। ओके, और अब फाइनली जो प्रॉफिट बचेगा वो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे रुचि और प्रशांत दोनों के P&L रेशियो में क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब रुचि और प्रशांत का P&L का अनुपात कितना दे रखा है, डेढ़ का अनुपात 3 अनुपात 1। सवाल के अंदर दिया गया है भाई कि दोनों का अनुपात 3:1 है। और प्रॉफिट कितना आएगा, अभी तक प्रॉफिट 40,000 था, 40 में से एक खर्चा और हो गया कि इतना प्रॉफिट मेरे को जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। तो मेरा बैलेंसिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है 36,000 आ रहा है, जिसे हम रुचि और प्रशांत में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ लिख देंगे 36,000 गुणा 3/4 और 36,000 गुणा 1/4। इसका तो आएगा 27,000, इसका आएगा 9,000, टोटल कितने हो गए 36,000 और दोनों साइड का एडिशन कितना आ गया 50,000 रुपए क्या आ गया, दोनों साइड का एडिशन आ गया। ओके, ये आपका पूरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसमें आपको P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन दोनों ही बनाने पड़े, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले क्या बनाना पड़ा, P&L अकाउंट बनाना पड़ा, क्योंकि किराया दिया गया था, किराए को माइनस किया, माइनस करने के बाद 50,000 का लाभ आया, वो CR साइड में गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का, रुचि का कमीशन, प्रशांत की सैलरी, और उसके बाद जनरल रिजर्व कैसे आया, 50,000 का प्रॉफिट था, जिसमें इन तीनों मदों का योग 10,000 माइनस किया, किनका, इन तीनों का योग 10,000 रुपए माइनस किया, तो कितना आया 40,000। 40,000 का 10% ये बोला जनरल रिजर्व में डाल दो, डाल दिया, फिर 40 में से 4 ये जनरल रिजर्व वाले और माइनस कर दिए, रिजर्व वाले 4,000 मैंने और माइनस कर दिए, तो 36,000 का प्रॉफिट बचा। वो 36,000 का प्रॉफिट मुझे रुचि और प्रशांत के पूंजी खाते में क्या करना था, ट्रांसफर करना था 3:1 में, तो 27,000 तो रुचि को मिलेंगे और 9,000 क्या मिल जाएगा, प्रशांत को लाभों में हिस्सा मिल जाए। ये था तुम्हारा सवाल नंबर 27। ओके, सॉरी 7 नंबर। अब आ जाइए, अब इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है वो मैं करवाऊंगा आपको, 9 तब करेंगे जब हमारी क्लास कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये ऑफलाइन करने वाला सवाल ही है, इसका समझना थोड़ा सा, वैसे ऑनलाइन में तुम्हें फिर प्रॉब्लम आएगी। आज मैं आपको एज ए होमवर्क न्यूमेरिकल नंबर 13 सेंड करूंगा। 13 नंबर जो न्यूमेरिकल है वो सेम इस सवाल की तरह है, एज इट इज। पहले P&L बनाना पड़ेगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, सेम प्रोसेस से हम आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और आप वो न्यूमेरिकल जब भी आप ये वीडियो सीन करेंगे, तो आप ये वीडियो सीन करते ही, और वीडियो एज सुन एज सीन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो अब मैं भेज रहा हूँ वीडियो सुबह 9 बजे और तुम देख रहे हो उसे अगले दिन रात के 9 बजे, ऐसा नहीं भी। अगर वीडियो 9 से 10 बजे के बीच में तुम डेली चेक कर लिया करो, 9 से 10 के बीच में आपकी क्लास मैक्सिमम टाइम आ जाती होगी, तो आप 9 से 10 के बीच में चेक करके इसको समझ के और हैंड टू हैंड होमवर्क करना, उसे सबमिट करवा देना। होमवर्क सबमिट करवाने के लिए तुम्हें शाम तक या अगले दिन तक तुम होमवर्क सबमिट कर दो तो भी इशू नहीं है, बट वीडियो का सीन तो तुम्हें सेम डे ही कर लेना है कि जिस दिन वो वीडियो आया, जैसे आज ये वीडियो आ रहा है तो आज ही इसे क्या करना है, तुम्हें सीन करना है। ओके क्लास, न्यूमेरिकल नंबर 13 आपको भेज दिया जाएगा, जो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।